एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन लॉ वीटा। माय नेम इज़ आराध्या गुप्ता। आज इस लेक्चर में हम लोग ज्यूरिस्प्रूडेंस लॉ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द लीगल पर्सनालिटी। राइट, सो हम जानेंगे कि लॉ के अकॉर्डिंग कौन पर्सन है, कौन पर्सन नहीं है। राइट, और लॉ के अकॉर्डिंग पर्सन, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ पर्सन्स, what are the different statuses of, like what is the status of an animal in the eyes of law, an idol in the eyes of law, a company। तो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को हम लीगल पर्सनालिटी के इस लेक्चर में कवर करेंगे। एंड वील ऑल्सो सी सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट थियोरीज रिगार्डिंग लीगल पर्सनैलिटी विच हैव बीन propounded by some great jurists। राइट, सो लेट्स बिगिन। लीगल पर्सनैलिटी की बात करें तो लॉ के कंटेक्स्ट में लीगल पर्सनैलिटी को लेके दो क्वेश्चन अराइज होते हैं। पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है कि किसको लॉ एज अ पर्सन रिकॉग्नाइज करता है, मतलब इन द आइज ऑफ लॉ क्या चीज़ या क्या एज अ पर्सन है। और दूसरा क्वेश्चन ये अराइज होता है, द सेकंड क्वेश्चन इज एज टू व्हाट आर द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ दीज पर्सन्स। तो जब लॉ ने रिकॉग्नाइज किया कि ये पर्सन है, तो फिर दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि इन पर्सन्स के क्या राइट्स है और क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या ऑब्लिगेशंस है। राइट, तो दीज आर द मेन टू क्वेश्चन विच रिवॉल्व्स अराउंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ लीगल पर्सनैलिटी। नाउ अब हम जानते हैं कि पर्सन क्या होता है और अलग अलग जूरिस्ट ने इसकी क्या डेफिनेशन कोट की है। So the term person is derived from a Latin word persona। जो वर्ड है पर्सन, ये एक लैटिन वर्ड persona से डिराइव हुआ है। तो persona का जेनेरिक मीनिंग तो होता है मास्क, पर अगर हम इसको मॉडिफाई करें और पर्सन के कंटेक्स्ट में इसको डिराइव करें, सो persona मीन्स दोज हु आर रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ एज बीइंग कैपेबल ऑफ हैविंग लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज़। तो persona या पर्सन का मतलब होता है those who are recognized by law, जो लॉ द्वारा रिकॉग्नाइज किए गए हैं एज दे आर कैपेबल ऑफ हैविंग द लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज़। ठीक है, वो सक्षम हैं, उनके पास लीगल राइट्स हैं जो कि लॉ द्वारा उनको प्रोवाइड की गई हैं, एंड दे आर ऑल्सो हैविंग द लीगल ड्यूटीज़ टू परफॉर्म दोज थिंग्स, और दोज पर्सन्स और दोज इंडिविजुअल्स और एंटिटीज़ आर रिकॉग्नाइज्ड एज persons by the law। Now let's have a look upon certain important definitions. The first is given by Salmon. So according to him, a person is any being whom the law regards as capable of rights and bound by the legal duties। तो सामन ने भी ऑलमोस्ट सिमिलर बात कही है कि पर्सन क्या है, एनी बीइंग जिसको लॉ द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है एंड लॉ हैज़ मेड इट कैपेबल दैट इट हैज़ द लीगल राइट्स प्लस इट इज़ बाउंड बाय द लीगल duties। Such a being is called a person। Right, second is given by Austin। So according to him the term person includes, अब इन्होंने ये नहीं बताया कि person कौन होता है, rather he said कि person term के अंदर क्या include होता है। So it include physical or natural person including every being which can be deemed as human। तो ऑस्टिन के अकॉर्डिंग सिर्फ वो being जो कि human है, which can be deemed as human, basically Austin के अकॉर्डिंग पर्सन इज इक्वल्स टू अ ह्यूमन बीइंग ओनली, बिकॉज ही इज सेइंग दैट इट इंक्लूड्स फिजिकल और नेचुरल पर्सन। तो इनके अकॉर्डिंग पर्सन के अंदर, पर्सन टर्म के अंदर ह्यूमन बीइंग इंक्लूड होते हैं। राइट, एक नॉर्मल लेमैन के तौर पे भी तो पर्सन मीन्स अ ह्यूमन बीइंग ओनली। राइट, बट लॉ के कंटेक्स्ट में और भी कुछ एंटिटीज़ हैं जिसको उन्होंने रिकॉग्निशन दिया एज अ पर्सन, बट द ऑस्टिन सेज दैट द टर्म पर्सन इंक्लूड्स दोज बीइंग्स or every being which can be deemed as a human। Right, third has been given by Gray। So he says a person is an entity to which the rights and duties may be attributed। तो इन्होंने कहा है कि कोई भी एंटिटी, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी बीइंग जिसको राइट्स एंड ड्यूटीज़ प्रोवाइड की है, एट्रीब्यूट की है बाय द लॉ, दैट इज नोन एज अ पर्सन। राइट, तो देखो ऑलमोस्ट द थिंग्स आर सिमिलर, देयर इज जस्ट अ डिफरेंस ऑफ वन ऑफ द टू की पॉइंट्स, बट आप लोगों को इनकी डेफिनेशंस याद करनी होंगी वर्ड टू वर्ड, बिकॉज ज्यूरिस्प्रूडेंस में अलग अलग जूरिस्ट की डेफिनेशंस ही आपको एज देती हैं इन योर आंसर। वो भी करेक्ट डेफिनेशन होना चाहिए, व्हाट द जूरिस्ट हैज़ itself said। Right, the fourth and the last definition we are discussing here is the section 11 of IPC। So Indian Penal Code के section 11 में क्या लिखा है, that person includes any company or association
और बॉडी ऑफ पर्सन्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। तो आईपीसी में लिखा है पर्सन टर्म के अंदर कोई कंपनी भी इंक्लूड होगी, कोई कॉर्पोरेशन भी इंक्लूड होगी, कोई पर्सन्स का एसोसिएशन या बॉडी भी कवर होगा, भले ही वो लॉ द्वारा कॉर्पोरेटेड है या नहीं है, राइट। नो मैटर, इवन एक सोसाइटी भी, क्योंकि सोसाइटी इज़ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, भले ही वो इनकॉर्पोरेट ना हो पर वो भी पर्सन टर्म के अंदर कवर होगी, राइट। सो इस डेफिनेशंस के थ्रू आई होप यू गॉट अ आइडिया अबाउट कि लॉ के विद इन या अलग अलग जूरिस के अकॉर्डिंग पर्सन क्या है और उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वील डिस्कस कि पर्सन के क्या क्या काइंड्स हैं एज पर लॉ। So law recognize basically two kinds of persons. First is natural person and second is the legal person. So natural person देखते हैं, it means a living human being. तो natural person वही who has been taken the birth, ठीक है, एक natural process से, जैसे एक मनुष्य का जन्म होता है तो वही natural person क्या है, एक living human being, जीवित मनुष्य। But लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, ध्यान से सुनो, ऑल लिविंग ह्यूमन बींग्स नीड नॉट नेसेसरली बी रिकॉग्नाइज एज पर्सन इन लॉ। लेकिन ये भी बात है कि सारे ही लिविंग ह्यूमन बींग एज अ पर्सन रिकॉग्नाइज नहीं है लॉ में। देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस। अब वो एक्सेप्शंस क्या हैं? फॉर एग्जाम्पल, बिफोर द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी द स्लेव्स वर डिवॉइड ऑफ एनी लीगल पर्सनैलिटी फॉर दे कुड नॉट हैव नो राइट्स एंड ड्यूटीज़। जैसे अब तो नहीं है वो दासी, जो दासी सिस्टम चलता था, स्लेवरी सिस्टम चलता था, है ना, दास बना के रखते थे, तो अब तो वो स्लेवरी सिस्टम अबॉलिश हो गया है, ख़त्म हो गया है। पर जब वो प्रिवेल करता था कंट्री में, तब स्लेव्स जो होते थे, जो दास होते थे, उनको डिवाइड किया जाता था किसी भी तरीके की लीगल पर्सनैलिटी से। उनको कोई पर्सन का स्टेटस नहीं दिया होता था, ना ही उनको कोई राइट्स प्रोवाइड किए गए थे, ना ही उनके ऊपर कोई लीगल ड्यूटीज़ थी। देयरफॉर उस टाइम में स्लेव्स को पर्सन नहीं मानते थे, देयरफॉर दे डिड नॉट हैव एनी लीगल पर्सनैलिटी। तो ये एक एग्जाम्पल है दैट ऑल लिविंग ह्यूमन बींग्स need not necessarily be recognized as persons in law. In the same way, lunatics, the persons who are of unsound mind, and the infants have only a restricted legal personality. और उसी तरह से जो lunatics होते हैं, जो infants होते हैं, उनके पास भी बहुत ही restricted legal personality होती है, जैसे कि they do not have the civil right to cast the vote, right? तो इस तरीके से they do not have the wholesome legal personality which is generally recognized by law to a person. So I hope natural person क्या है, this concept is pretty clear to you. दूसरा kind of person है legal persons. So legal person means beings and things which are treated as persons by law. अब देखो दोनों ही definition में अंतर देखिए आप। नेचुरल पर्सन में लिखा था इट मीन्स लिविंग ह्यूमन बींग, वहाँ क्लियर लिखा है लिविंग ह्यूमन बींग, लेकिन यहाँ पे ह्यूमन बींग नहीं लिखा, यहाँ लिखा है बीइंग्स एंड थिंग्स विच आर ट्रीटेड एज पर्सन्स बाय लॉ। वो बीइंग्स, वो क्या नाम है, थिंग्स जिसको लॉ ने एज अ पर्सन ट्रीट किया है, वो सभी चीज़ें, वो सभी जीव जो हैं वो लीगल पर्सन्स माने जाएंगे। मनुष्य नहीं लिखा है, बीइंग लिखा है, राइट। एनी सब्जेक्ट मैटर टू विच द लॉ एट्रीब्यूट्स लीगल पर्सनैलिटी इज़ अ लीगल पर्सन। कोई भी सब्जेक्ट मैटर हो, राइट। आगे हम पढ़ेंगे जैसे कि जो भगवान की मूर्ति होती है, या गुरु ग्रंथ साहिब होते हैं, या मॉस्क होता है, उनको भी लीगल पर्सनैलिटी इंश्योर की जाती है। सो ऑल्दो दे आर नॉट ह्यूमन बींग्स बट they are the subject matters to which the law attributes the legal personality, right? Legal persons are artificial or imaginary beings to which the law attributes the personality by way of fiction where it doesn't exist in fact, right? तो एक्चुअल में तो वो दे डिड नॉट हैव दैट लिविंग एग्जिस्टेंस ना, मतलब वैसे तो वो कोई जीवित इंसान है नहीं, दे डू नॉट हैव द राइट टू थिंक, टू स्पीक एंड टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस, बट वो फिक्शन है, राइट? वो हमने क्रिएट किया है, इमेजिनरी है, उसमें ऐसी उसके अंदर ऐसी लॉ के द्वारा पावर्स डाली गई है, ठीक है, उसको वो लीगल स्टेटस अलॉट किया गया है विच एक्चुअली डू नॉट एग्जिस्ट इन द फैक्ट, इन रियलिटी. So therefore legal persons are the artificial or the imaginary beings.
they are capable of the rights and duties like the natural persons, because law ने उनको legal personality attribute किया है, therefore they do also possess the legal rights and the legal duties as similar to that of a natural person, right? For example, a company or a corporation or an idol, though do not have a natural, though they are not a natural person, they are still treated as a legal person by fiction of law with a view to determining their rights, claims, duties, obligations, liabilities, etc. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? That although कंपनी हो गई, कॉर्पोरेशन हो गई, आइडल हो गए, ये नेचुरल पर्सन नहीं है, लेकिन क्योंकि बाय फिक्शन ऑफ लॉ उनको लीगल पर्सनैलिटी ट्रीट किया गया है, उनको लीगल पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट किया गया है, किस पर्पज़ से? विद अ व्यू ताकि उनके राइट्स डिटरमाइन हो सके, उनकी ड्यूटीज़ डिटरमाइन हो सके, उनके ऊपर ऑब्लिगेशंस डिटरमाइन हो सके, उनकी लायबिलिटीज़ डिटरमाइन हो सके. विद दैट पर्टिकुलर व्यू दे आर ऑल्सो ट्रीटेड एज लीगल पर्सन्स विद द फिक्शन ऑफ लॉ, राइट? सो दिस इज़ वॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ लीगल पर्सन. आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा विद द डेफिनेशन एंड विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल्स. नाउ अब हम लोग ये हमने जान लिया अभी तक what is the concept of person and the kinds of person, right? अभी है कि कुछ certain concept we'll discuss in regard to the legal personality, जैसे कि एक unborn person का क्या legal status है, एक dead person का क्या legal status है, एनिमल का क्या लीगल स्टेटस है, आइडल का क्या लीगल स्टेटस है, कंपनी का क्या लीगल स्टेटस है, हम वो देखेंगे, राइट? बिकॉज दिस इज इक्वली इम्पॉर्टेंट इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक. शुरुआत करते हैं. लेट्स डिस्कस कि एक अनबॉर्न पर्सन, वो बच्चा जो अभी तक या वो व्यक्ति जो अभी तक जो है उसको जीवन यही मिला है, मतलब अभी वो मदर के वूम में है, वो ठीक है. सो उसका लीगल स्टेटस क्या होगा? सो द लॉ एट्रीब्यूट्स लीगल पर्सनैलिटी टू द अनबॉर्न चाइल्ड. तो याद रखें, एक अनबॉर्न चाइल्ड को लॉ ने लीगल पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट किया है. अ चाइल्ड इन द मदर्स वूम इज बाय फिक्शन treated as already born and regarded as a person for many purposes. तो वो बच्चा जो अभी तक माँ की गर्भ में है, वो बाय फिक्शन ऑफ लॉ उसको ये माना जाता है दैट ही हैज़ ऑलरेडी बॉर्न, कि उसने जन्म ले लिया है. अगर वो गर्भ में है तब ठीक है, ये माना जाएगा कि ही हैज़ ऑलरेडी बॉर्न, और उसको एज अ पर्सन कंसिडर किया जाएगा फॉर वेरियस पर्पसेस. जैसे कि अ गिफ्ट मे बी मेड टू अ चाइल्ड हु इज स्टिल इन द मदर्स वूम. एक गिफ्ट जो है वो एक ऐसे बच्चे के नाम पे किया जा सकता है जो कि अभी तक माँ के वूम में है, गर्भ में है, उसको भी कंसिडर किया जाएगा दैट इट इज़ अ पर्सन एंड हैविंग अ लीगल पर्सनैलिटी. सिमिलरली ओनरशिप मे बी वेस्टेड in a child in mother's womb, and such a child constitutes life for the purpose of the rule against perpetuity. सेम तरीके से एक अनबॉर्न चाइल्ड के कंटेक्स्ट में ओनरशिप भी वेस्ट की जा सकती है, प्लस एक उस बच्चे का ये माना जाएगा कि उसके टूवर्ड्स एक रूल ऑफ परपेचुइटी भी एग्जिस्ट करेगा, कि वो जो ये ओनरशिप होल्ड कर रहा है दैट इज़ फॉर फॉर अ इमेमोरेबल टाइम. तो गिफ्ट भी हम दे सकते हैं, हम उसके नाम पे ओनरशिप भी वेस्ट कर सकते हैं. सो इन दैट मैनर वी गेट टू नो दैट एन अनबॉर्न चाइल्ड इज़ हैविंग अ लीगल पर्सनैलिटी, राइट? दूसरा कॉन्सेप्ट है द लीगल स्टेटस ऑफ अ डेड पर्सन, जो व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं है. सो सामंड ऑब्जर्व्स दैट द पर्सनैलिटी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग मे बी सेड टू कमेंस विद हिज बर्थ एंड सीजेस विद हिज डेथ. तो सामंड तो ये मानते हैं कि एक ह्यूमन बीइंग की पर्सनैलिटी जब से वो जन्म लेता है तब से तो स्टार्ट होती है, कमेंस होती है, और जैसे ही उसकी डेथ हो जाती है वो लीगल पर्सनैलिटी भी सीज हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है. देयरफॉर डेड मैन आर नो लॉन्गर कंसिडर्ड एज पर्सन्स इन द आइज ऑफ लॉ. इसीलिए जो डेड मैन है, वो व्यक्ति, वो मनुष्य जो अब जीवित नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, ये माना जाता है कि वो पर्सन ही नहीं है इन द आइज ऑफ लॉ. क्योंकि सामंड ने बोला कि जैसे बर्थ हुआ तब माना जाएगा कि he has commenced his life और he is having a legal personality, और जैसे ही वो मर गया तो वो लीगल पर्सनैलिटी भी सीज है. अब जब लीगल पर्सनैलिटी सीज हो गई तो वो पर्सन भी नहीं माना जाएगा इन द आइज ऑफ लॉ.
they cease to have the rights nor to have any duties. तो अब now they are not being considered as persons, तो ना ही उनके पास कोई legal rights है, ना ही उनके पास कोई duties है. A dead man's corpse is not property in the eyes of law. Also जो dead man का corpse है, मतलब जो मृत शरीर है जो, ठीक है, उसको property नहीं consider किया जाता है in the eyes of law. लेकिन अब क्या, जैसे एक व्यक्ति तो मर गया, लेकिन उसके पीछे उसकी बुराई की जा रही है, उसकी रेपुटेशन के ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है, ठीक है, या फिर उसकी जो कॉर्प्स है उसके संग मतलब बदसलूकी की जा रही है, उसका एक अपमान किया जा रहा है. तो ऐसे में क्या होगा, क्या उसका कोई राइट नहीं है, तो उसकी फैमिली का राइट है, जो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव बचे हैं, उसकी वाइफ है, उसकी मदर है, उसके चिल्ड्रन है, उसके रिलेटिव्स हैं, तो उन लोगों के लिए वो राइट्स है कि उसका जो बुरियल है, उसका जो क्रिमेशन है, उसका उस डेड बॉडी का वो बिल्कुल रिस्पेक्टिवली हो और एज पर दी एथिक्स एंड रूल्स एंड कंडक्ट ऑफ द पर्टिकुलर रिलीजन उसके अकॉर्डिंग ही हो. लेट्स रीड. ऑल्दो अ डेड मैन्स कॉर्प्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ नो वन, बट लॉ सिक्स टू इंश्योर इट्स डिसेंट बुरियल और क्रिमेशन. कि भले ही एक डेड मैन का कॉर्प्स प्रॉपर्टी ऑफ नो वन कंसिडर किया जाता है, पर एज पर द लॉ इट इज़ द मॉरल ड्यूटी कि हर कॉर्प्स का जो बुरियल है या क्रिमेशन है, जो अंतिम संस्कार है, वो बिल्कुल डिसेंट तरीके से हो. क्रिमिनल लॉ प्रोवाइड्स दैट any imputation against a deceased person, if it harms the reputation of that person if living and is intended to hurt the feelings of his family, shall be an offense of defamation under section 499 of IPC. यहाँ बोल रहे हैं कि क्रिमिनल लॉ, इंडियन क्रिमिनल लॉ के अकॉर्डिंग अगर किसी भी डिसीज्ड व्यक्ति, मतलब जो मृतक पर्सन है, उसकी किसी रेपुटेशन के ऊपर कुछ बात बोली जाती है या डिफेम करने की कोशिश करते हैं, मतलब अगर वो जीवित होता, so that would deemed as a defamation because it harms his reputation. So in the same row, because it is harming the feelings or hurting the feelings of his family, therefore वो imputation defamation consider किया जाएगा as an offense under section 499 of IPC, right? So here आपने जाना कि although dead person की legal personality नहीं होती है, पर हाँ कुछ rules है, कुछ ethics है which have been given the sanctions and the validity within the provisions of the law. एक केस है हमारे पास यहाँ, आश्रय अधिकार अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. सो इन दिस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट even a homeless person when found dead on the road has a right of decent burial or cremation as per his religious faith. कि भले ही एक होमलेस पर्सन, मतलब जिसका कोई घर बार नहीं है, जो सड़क पर रहता है, उसकी बॉडी रोड पर मिली हो, लेकिन उस बॉडी का भी, उस कॉर्प्स का भी राइट है कि उसका डिसेंट बुरियल और डिसेंट क्रेमेशन हो एज पर हिज रिलीजियस फेथ, राइट. सो आई होप आप लोगों को द लीगल पर्सनैलिटी ऑफ डेड मैन समझ में आ गया होगा. नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज द लीगल स्टेटस ऑफ एनिमल्स. तो क्या लगता है आप लोगों को, एनिमल्स का क्या लीगल स्टेटस होता है? उनके पास पर्सनैलिटी होती है, लीगल पर्सनैलिटी. लेट्स रीड इट. लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज एनिमल्स एज पर्सन्स बिकॉज दे आर मेयरली थिंग्स एंड हैव नो नेचुरल और लीगल राइट्स. Animals being incapable of the rights and duties, their interests are not recognized by law. देखिए जो भी एनिमल होता है, चाहे पेट हो चाहे स्ट्रे हो, वो जो भी कुछ करते तो अगर पेट है तो वो अपने जो भी उसका ओनर है उसके साथ कर रहे हैं ना. जो ओनर है वो उसकी एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. तो अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, राइट, या उसको कोई टॉर्चर कर रहा है, तो फिर वहाँ पे ओनर के ऊपर ओनर के राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे हैं बिकॉज इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ ओनर. और अगर स्ट्रे है तो अगर स्टेट के अंदर आ रहा है तो स्टेट विल बी डीम्ड एज आइदर लाइबल फॉर द ड्यूटीज़ और हैविंग द राइट्स. बट एनिमल्स के खुद के कोई राइट्स रिकॉग्नाइज नहीं है एज पर लॉ, क्योंकि ना ही वो सोच सकते हैं, ना ही वो कुछ रिएक्ट कर सकते हैं, ठीक है. दे आर हैविंग नॉर एनी नेचुरल राइट्स नॉर एनी लीगल राइट्स, देयरफॉर दे आर नॉट हैविंग एनी लीगल personality in the eyes of law. Or also they are having no interest, their interests are nowhere recognized as per the rules of law, ठीक है. So animals की legal personality recognized नहीं है by the law. Clear? चलिए next है the legal status of
idol and mosque. So it has been judicially recognized that idol is a juristic person and as such it can hold the property. तो कई सारे केसेस के अंदर इट हैज़ बीन हेल्ड एंड सो इट हैज़ बीन जुडिशली रिकॉग्नाइज्ड दैट जो आइडल होते हैं, जो हमारे भगवान की मूर्तियाँ होते हैं, जो डीटीज़ होते हैं, उन्हें ज्यूरिस्टिक पर्सन माना जाता है, राइट. जुडिशियली उन्हें रिकॉग्नाइज किया गया है और उन्हें लीगल पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट की गई है एंड देयरफॉर बिकॉज दे आर हैविंग द लीगल पर्सनैलिटी दस दे कैन होल्ड द प्रॉपर्टी. जैसे कि अयोध्या में रामलला इज़ द डीटी एंड ही इज़ कंसिडर्ड एज अ ज्यूरिस्टिक पर्सन, राइट. एंड इसी तरीके से देयर वाज वन ऑफ द केस इन विच गुरु ग्रंथ साहिब वाज कंसिडर्ड एज अ ज्यूरिस्टिक पर्सन. सो द आइडल्स मॉस्क are deemed as the legal person within the eyes of law. Its position is like that of a minor because a priest, that is a pujari, acts as a guardian to look after the interests of the idol. अगर हम हमारे हिंदू रिलीजन में मूर्तियों की बात करें, भगवान के, ईश्वर के, तो ये माना जाता है कि जो उनकी जो पोजीशन है, जो कंसिडरेशन है एज अ लीगल पर्सनैलिटी इन द आइज ऑफ लॉ, वो एज अ माइनर मानी जाती है. बिकॉज जो प्रीस्ट होता है, जो पुजारी होता है मंदिर का, वो माना जाता है दैट ही इज़ एक्टिंग एज अ गार्जियन ऑफ द डीटी टू लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ द आइडल. ठीक है, उनके जो भी इंटरेस्ट है उसके लिए वो गार्जियन बन के, वो पुजारी जो होता है, वो प्रीस्ट जो होता है, वो रिप्रेजेंट करता है आइडल को. देयरफॉर इन द आइज ऑफ लॉ द स्टेटस ऑफ डीटी और आइडल इज दैट ऑफ अ माइनर. याद रखना आप, ठीक है. लेकिन लीगल पर्सनैलिटी दी गई है एज अ ज्यूरिस्टिक पर्सन. हियर वी आर हैविंग अ केस, योगेंद्र नाथ नास्कर वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स 1969. So in this case, Supreme Court held that idol is a juristic person who is capable of holding the property and of being taxed through its trust who are entrusted with the possession management of its property. तो इस केस में बोला गया जो आइडल है वो एक ज्यूरिस्टिक पर्सन है, देयरफॉर दे आर कैपेबल ऑफ होल्डिंग द प्रॉपर्टी, और जो उनका प्रॉपर्टी है वो फिर टैक्स भी लगेगा. तो टैक्स जो होगा थ्रू इट्स ट्रस्ट. जो भी ट्रस्ट बने होते हैं, मठ बने होते हैं, ठीक है, उनको शेबाइट्स बोलते हैं. ठीक है, तो उससे जो है वो टैक्सेस जो भी है वो एक्वायर किए जाएंगे. वो आर इंटरेस्टेड विद द पोजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स प्रॉपर्टी. जो ट्रस्ट उस मंदिर का या उस जगह का पर्टिकुलर आइडल की प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट और पोजेशन कर रहा है, वो पर्टिकुलर ट्रस्ट से जो है वो टैक्स किया जाएगा, राइट. सो आपने इससे जाना कि बिकॉज उसको ज्यूरिस्टिक पर्सन माना गया है, देयरफॉर ही वाज कैपेबल ऑफ होल्डिंग प्रॉपर्टी, और जब वो प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे हैं सो दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी विल बी टैक्स्ड एज पर द रूल्स ऑफ द स्टेट, राइट. तो समझ में आया लीगल स्टेटस ऑफ आइडल और मॉस्क, ठीक है. और लास्ट जो कॉन्सेप्ट है लीगल स्टेटस का, दैट इज रिलेटेड टू द लीगल कॉन्सेप्ट ऑफ लीगल स्टेटस ऑफ कॉर्पोरेशंस और कंपनी. Right, so a corporation is an artificial person having a legal personality recognized by law, having capacity to have the rights and duties and having the property. तो एक कॉर्पोरेशन एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि लॉ द्वारा बाय द फिक्शन ऑफ लॉ बनाया गया है, जिसको लीगल पर्सनालिटी एट्रीब्यूट किया गया है, जिसके पास कैपेसिटी है कि वो लीगल राइट्स होल्ड करते हैं, लीगल ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हैं, प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, वो अपने नाम पे सू कर सकते हैं, वो किसी और को सू कर सकते हैं, खुद सू हो सकते हैं, राइट. तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अग्रीमेंट्स में एंटर हो सकते हैं अपने नाम पे. सो इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन और द लीगल पर्सन दैट वी से, क्योंकि हमने लीगल पर्सन का डेफिनेशन पढ़ा है. सो दिस इज बेसिकली फॉर्मुलेटेड बाय द फिक्शन ऑफ लॉ. The judicial personality of corporation presupposes the existence of three conditions. तो जो एक कॉरपोरेशन का, एक कंपनी का जो जुडिशियल पर्सनालिटी होता है उसमें बेसिकली 3 कंडीशंस प्री एग्जिस्टेंस में कंसिडर की जाती है. दैट अ कॉरपोरेशन कंसिस्ट ऑफ बेसिक देज 3 कंडीशंस. वो 3 कंडीशंस मस्ट है टू कंसिडर अ पर्टिकुलर कंपनी और कॉरपोरेशन एज एन आर्टिफिशियल पर्सन. पहला, there must be a group or a body of human beings associated for a certain purpose. कि वो जो कॉर्पोरेशन फॉर्मुलेट हुआ है वो with the association of a group of human beings हुआ है for a particular or a certain purpose,
राइट। दूसरा, देयर मस्ट बी द ऑर्गन्स थ्रू विच द कॉर्पोरेशन फंक्शंस, और उसमें कुछ सर्टेन एग्जीक्यूटिव ऑर्गन हो गया, लेजिस्लेटिव ऑर्गन हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन हो गया, वो ऑर्गन्स होने चाहिए, राइट, हु आर मैनेजिंग द कॉर्पोरेटिव फंक्शंस. And the third essential condition is the corporation is attributed will by the legal fiction. It is distinct from its individual members. तो corporation जो है उसको खुद में एक लीगल पर्सनैलिटी दिया है, तो जो उसकी पर्सनैलिटी है वो उसके मेंबर्स की पर्सनैलिटी से सेम नहीं है. दे आर नॉट वन एंड द सेम, दे आर डिफरेंट. कॉर्पोरेशन का अपना लीगल पर्सनैलिटी है जो कि उसको लीगली फिक्शन द्वारा क्रिएट किया गया है, और वहाँ के जो मेंबर्स है जो उसमें काम कर रहे हैं विद द फॉर्मेशन ऑफ देम, जो कंपनी बना है वो मेंबर्स का जो पर्सनैलिटी है दैट इज़ डिस्टिंक्ट, दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द कॉर्पोरेशन. इसीलिए कॉर्पोरेशन के एस्पेक्ट में डबल पर्सनैलिटी का रोल रहता है. जो उसके मेंबर्स हैं उनका अलग पर्सनैलिटी है, और कॉर्पोरेशन का खुद का उसके नाम पे अलग लीगल पर्सनैलिटी एग्जिस्ट करता है, राइट. The corporation has a legal personality of its own. It can sue, it can be sued in its own name, and has a perpetual existence. It continues till the time immemorial, right? So guys, ये हो गया आपका the legal status of the corporation or a company, right? तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी और बचा है which is important to be discussed. जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि कॉर्पोरेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थियोरीज़ हैं जो कि लीगल पर्सनालिटी के टॉपिक में पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो क्या है, डिफरेंट जूरिस्ट्स प्रोपाउंडेड डिफरेंट थियोरीज टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी. कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी के नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग जूरिस्ट ने अलग अलग कंट्रीज़ की अलग अलग थियोरीज प्रोपाउंड की. हम उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज यहाँ पे डिस्कस करेंगे, राइट, विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस और द बेस्ट वन. पहला थ्योरी है आपका फिक्शन थ्योरी. सो फिक्शन थ्योरी वॉज प्रोपाउंडेड बाय सेविग्नी. इन थ्योरीज के प्रोपाउंडर्स के नाम याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहले कोई भी थ्योरी का अगर आपको प्रोपाउंडर पता है तो आपको वो लिखना है. तो फिक्शन थ्योरी वॉज प्रोपाउंडेड बाय सेविग्नी. सो अकॉर्डिंग टू हिम द पर्सनैलिटी इज अटैच्ड टू द कॉर्पोरेशंस, इंस्टीट्यूशंस एंड फंड्स बाय द प्योर लीगल फिक्शन. सेविग्नी के अकॉर्डिंग, क्योंकि नाम ही उस थ्योरी का फिक्शन थ्योरी है, तो इनके अकॉर्डिंग जो पर्सनैलिटी इंस्टीट्यूशंस को, फंड्स को या कॉर्पोरेशंस को अलॉट की जाती है ना, वो प्योरली एक लीगल फिक्शन है, फिक्शन मात्र है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है. रियलिटी में दे डजंट हैव एनीथिंग इन द फैक्ट दैट इज़ एब्सोल्युटली और प्योरली अ लीगल फिक्शन. Personality of corporation is different from the personality of its members, means there is a double fiction in the case of corporation. ये बात मैंने ऑलरेडी बता दी कि कॉर्पोरेशन के कंटेक्स्ट में उसकी पर्सनैलिटी अलग होती है और वो डिफरेंट होती है फ्रॉम द पर्सनैलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स. देयरफॉर कॉर्पोरेशन में डबल फिक्शन है, डबल लीगल पर्सनैलिटी है. सामन एंड हॉलैंड आर द सपोर्टर्स ऑफ दिस थ्योरी. तो सेविग्नी के अलावा फिक्शन थ्योरी के सपोर्टर्स हैं सामन एंड हॉलैंड, राइट. दूसरा थ्योरी है हमारा रियलिस्ट थ्योरी. सो इट वॉज प्रोपाउंडेड बाय अ जर्मन जूरिस्ट गीर्क. याद रखो, रियलिस्टिक थ्योरी बाय गीर्क. सो द थ्योरी वॉज ऑल्सो फॉलोड बाय सर फ्रेडरिक पॉलक, गेल्डर्ट एट्सेट्रा. तो इस थ्योरी को, जैसे कि ऊपर वाली थ्योरी को सामन और हॉलैंड ने सपोर्ट किया था, इस थ्योरी को सर फ्रेडरिक पॉलक और गेल्डर्ट जैसे जूरिस्ट ने फॉलो किया, प्रमोट किया. अकॉर्डिंग टू गीर्क, एवरी ग्रुप हैज़ अ रियल माइंड, अ रियल विल एंड अ रियल पावर ऑफ एक्शन. जैसे कि ऊपर वाली थ्योरी में सेविग्नी कह रहा था कि एवरीथिंग इज़ अ फिक्शन, नथिंग प्रिवेल्स इन रियल. तो यहाँ पे गीट बोल रहे हैं कि जो भी कोई ग्रुप है, जो भी कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स है, उनका खुद का रियल माइंड होता है, रियल विल होती है और रियल पावर ऑफ एक्शन होता है. अकॉर्डिंग टू हिम, अ कॉर्पोरेशन हैज़ अ रियल एग्जिस्टेंस irrespective of the fact whether it is recognized by state or not. इनके अकॉर्डिंग कॉर्पोरेशन एक रियल एग्जिस्टेंस है, फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी स्टेट ने, किसी लॉ ने उसको रिकॉग्नाइज किया है या नहीं किया है. Here, as per this theory, the existence of corporation is real and not based on any fiction. तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो कॉर्पोरेशंस हैं वो रियल में एग्जिस्ट करती है, उनकी पर्सनालिटी नेचुरल है, रियल है. इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन एनी सॉर्ट ऑफ फिक्शन, राइट. सो बेसिकली फिक्शन थ्योरी और रियलिस्ट थ्योरी आपस में बिल्कुल ऑपोजिट है. इस तरह से आप इसको याद कर लेना. तीसरा थ्योरी है हमारा कंसेशन थ्योरी. So Salmon, Savigny and Dicey are the main supporters of this theory. Okay.
According to this theory, the only realities, sovereign and individual, the other groups cannot claim recognition as persons. तो इस theory के according तो ये है कि सिर्फ जो only reality exist करती है, they are only the sovereign power of the state and the individuals. इसके अलावा कोई भी और group claim नहीं कर सकता है the recognition of a legal personality. They are treated as persons merely by the concessions on the part of sovereign. इन इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर किसी भी ग्रुप को, किसी भी एसोसिएशन को, किसी भी कॉरपोरेशन को अगर लीगल पर्सनालिटी दिया गया है, वो मेयरली एज अ कंसेशन दिया गया है सो दैट उनके राइट्स, उनकी ड्यूटीज़ और उनके ऑब्लिगेशंस डिटरमाइन हो सके. सिर्फ एज अ कंसेशन दे हैव बीन गिवन दैट लीगल पर्सनालिटी एंड दे आर ओनली द पार्ट ऑफ द सॉवरेन ऑफ द स्टेट. In the same way, the legal personality upon the corporation is conferred only by law as a concession. In the same way, according to this theory, legal personality जो corporation को दी गई है वो merely as a concession दी गई है by the law. Right? तो I hope ये theory भी आपको समझ में आ गई होगी. Fourth theory है purpose theory. The main exponent of this theory is the German jurist Brinz. तो इस theory के exponent कौन है? Brinz. Purpose theory के Brinz. According to this theory, the corporations are treated as persons for certain specific purpose. अब देखो नाम क्या है इस थ्योरी का? पर्पस थ्योरी. तो पर्पस से ही रिलेटेड होगा कहीं ना कहीं, ऐसे ध्यान रखिए. तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कॉरपोरेशन को जो लीगल पर्सनैलिटी दी गई है ना, वो एक किसी ना किसी सर्टेन स्पेसिफिक पर्पस के लिए दी गई है. द अजम्पशन that only living persons can be the subject matter of the rights and duties would have deprived the imposition of rights and duties on corporations. Therefore, as per this theory, it becomes necessary to attribute the legal personality to the corporation for the purpose of being capable of having rights and duties. समझ में आया? देखो एक जनरल assumption क्या है, ये बात सामन ने भी बोली थी कि जो लिविंग पर्सनस हैं, राइट, जो ह्यूमन बींग्स हैं, सिर्फ वही जो है लीगल पर्सनालिटी एक्चुअल में अटेन करते हैं एंड दे हैव द एक्चुअल राइट टू हैव दोज लीगल पर्सनालिटी एंड दे आर द ओनली सब्जेक्ट मैटर हु आर कैपेबल ऑफ हैविंग द राइट्स एंड ड्यूटीज़. तो ये जो अजम्पशन है ना, दिस एक्चुअली डिप्राइव द इम्पोजिशन ऑफ राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ ऑफ कॉरपोरेशन. तो जो कॉरपोरेशन के राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ या ड्यूटीज़ है ना, वो उसको कहीं ना कहीं इग्नोरेंस दे रहा है, डिप्राइव कर रहा है, क्योंकि एग्जाम्पशन के अकॉर्डिंग तो सिर्फ लीगल पर्सन ही एक्चुअल एंटिटीज़ हैं या अथॉरिटीज़ हैं विच आर द वंस हु मस्ट हैव द लीगल पर्सनैलिटी. तो उससे जो भी नॉन लिविंग बींग्स हैं, जो कॉरपोरेशंस हैं, उनके राइट्स और ड्यूटीज़ तो डिप्राइव हो रहे हैं ना. तो ये थ्योरी उस पर्पस से ही बनाई गई है सो दैट द लॉ में एट्रीब्यूट द लीगल पर्सनैलिटी टू दोज कॉरपोरेशंस एज वेल, और वो भी कैपेबल हो ऑफ हैविंग द लीगल राइट्स एंड duties, right? So this is what the purpose theory is, which has been propounded by Brinz. और लास्ट थ्योरी है हमारी ब्रैकेट थ्योरी. इस थ्योरी को सिम्बलाइज थ्योरी भी बोलते हैं, याद रखना. दिस थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज सिम्बलाइज थ्योरी. इहरिंग इज अ मेन एक्सपोनेंट ऑफ दिस थ्योरी, और इस थ्योरी के मेन प्रोपाउंडर हैं रुडोल्फ इहरिंग. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, the juristic's personality is only a symbol to facilitate the working of the corporate body. Because मैंने बताया इस ब्रैकेट थ्योरी का नाम सिंबल थ्योरी भी है. तो बेसिकली जो juristic personality इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो कॉरपोरेशंस को जो juristic personality अलॉट किया गया है, दैट इज़ जस्ट अ सिंबल. ये एक सिंबल मात्र है टू फैसिलिटेट, ताकि जितनी भी कॉर्पोरेट बॉडीज़ हैं, द कंपनीज, द एसोसिएशंस, इनका वर्किंग स्मूथली चल सके विद इन द आइज ऑफ लॉ, राइट. एक्चुअली ओनली द मेंबर्स ऑफ कॉर्पोरेशंस आर पर्सन्स इन रियल सेंस. इस थियोरी के अकॉर्डिंग जो रियल पर्सन्स हैं, दे आर ओनली दोज मेंबर्स और द पार्ट ऑफ द कॉर्पोरेशंस एंड दे आर द रियल बियरर्स ऑफ द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द कॉर्पोरेशंस. और वो जो उसके मेंबर्स होते हैं वो रियल बियरर हैं लीगल राइट्स के, लीगल ड्यूटीज़ के ऑफ द कॉरपोरेशन. A bracket is put around them to indicate that they are not to be treated as one single unit when they form themselves into a corporation. तो एक तरीके से सिम्बलाइज किया जाता है, एक ब्रैकेट क्रिएट किया जाता है अराउंड ऑल दोज मेंबर्स ऑफ द कॉरपोरेशन. उन सब को ट्रीट किया जाता है विद इन द पर्सनैलिटी एज अ वन यूनिट एज दे सिम्बलाइज एंड दे फॉर्म इनटू अ कॉरपोरेशन.
और फिर वो उसके बिहाफ पे राइट्स एंड ड्यूटीज़ बियर करते हैं और उसको रिप्रेजेंट करते हैं एज अ लीगल पर्सनैलिटी. So this was what the bracket theory. So guys, with this we are done with the legal personality. There were a lot of important things and everything was equally important. You can't skip any particular point or the part of the lecture. और मुझे उम्मीद है कि आपके लिए बहुत बहुत यूज़फुल होगा फिर प्रिपेयरिंग फॉर द जूरिस्प्रूडेंस लेक्चर सब्जेक्ट, राइट. और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए. इस पीडीएफ का या किसी भी और सब्जेक्ट के पीडीएफ का नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज या फिर हमारे ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं. दोनों के डिटेल्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आई विल बी बैक सून विद अनदर लेक्चर. टिल देन एवरीवन कीप स्टडीइंग. हैव अ गुड डे. बाय बाय.